हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछला क्लास में समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने सॉल्व कराया था, उसी तरह से आप लोग का डिमांड आया कि सर एक एक टॉपिक का इस तरह से अगर हम लोग को नोट्स मिल जाए तो हमारी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। तो आज मैं आपके सामने समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के मैं उपस्थित हूं। तो इससे जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं वो सारा प्रश्न मैं एक ही वीडियो में करा दे रहा हूं। तो आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले देख लेते हैं, बाकी इसमें क्या क्या देखना है फिर हम देखेंगे। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका। इस जिसमें ये भुजा जो होता है, ये भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो भुजा होती है इसको हम लोग बोलते हैं आधार यानी इसको बेस बोला जाता है। और ये भुजा जो होता है ये कर्ण होता है यानी हाइपोटेनस, इसको एच से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। अब इसमें आपको 3-4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला चीज इसमें देखा जाए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो ये सभी जो तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का कॉम्बिनेशन किस रूप में स्थापित किया जाता है, पहले ये चीज हम क्लियर कर लेते हैं। यानी कि कर्ण बराबर हो जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर्ण बराबर हो जाता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से आपका लंब बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाता है। और जहां तक आधार की बात किया जाए तो आधार बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाता है। तो इस रूप में आपको अगर कोई दो भुजा दिया है तो तीसरा भुजा आप आराम से निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा बेसिकली बात हो गया। अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं तो आगे इसमें देखा जाए कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं और आगे भी आपको पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए इसमें किस किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले देखते हैं। समकोण त्रिभुज में इसमें आपको क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो इसके क्षेत्रफल की जहां तक बात की जाए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाता है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाता है। यानी कि जो लंब वाला वैल्यू है, लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। लंब को ही हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। और इसमें परिमाप, परिमाप कहने का मतलब मतलब बाहरी माप। अगर इसका बाहरी माप लिया जाए तो बाहरी माप में क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा और इधर कर्ण हो जाएगा। यानी तीनों भुजाओं का माप आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो ए भुजा हो गई, बी भुजा हो गई, सी भुजा हो गई, तो परिमाप आपका हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी, आपका परिमाप हो गया। इसमें अंतःवृत्त पूछा जाता है। तो अंतःवृत्त क्या होता है, अंतःवृत्त कहने का मतलब होता है इसके अंदर में अगर कोई वृत्त होगा तो उस वृत्त का त्रिज्या पूछा जाता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो इसमें देखा जाए अंतःवृत्त का जब त्रिज्या पूछा जाएगा तो त्रिज्या पूछा जाएगा। अंतःवृत्त के बाद फिर आपको होता है परिवृत्त कहने का मतलब इस त्रिभुज के बाहर चारों तरफ से एक वृत्त जो बनाया गया इसको बोलते हैं परिवृत्त। तो परिवृत्त का त्रिज्या पूछा जाता है, उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका परिवृत्त। और हो गया माध्यिका कहने का मतलब समकोण बनाने वाली भुजा से कर्ण पर लंब डाला जाता है। तो इसमें 2 तरह का सिचुएशन होता है जिसको कि हम लोग आगे आने वाले प्रश्न में पूरा क्लियर करेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 से मैं सेशन का प्रारंभ करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच अंतर 7 सेंटीमीटर का है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट किया हुआ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको पहले देखते हैं, इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं, फिगर के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। इसका फिगर हो जाएगा आपको इस रूप में, ठीक है। ये इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भुजा हो गया हमारा लंब हो गया,
ये भुजा हमारा लंब हो जाता है, ये हमारा आधार हो जाता है, ये हमारा कर्ण हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, समकोण बनाने के लिए भुजा हो गई है। इसमें क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई यानी जो लंब है आधार के बीच का अंतर कितना का है, 7 सेंटीमीटर का है। तो अगर लंब को हम x मान लेते हैं तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, तो आप जान रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल तो आपका 30 दिया हुआ है, यानी 30 बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार कितना है आपका x माइनस 7 आधार है, और लंब कितना है, लंब यानी ऊंचाई x है। इसको आगे कैलकुलेट किया जाए, 2 आकर के यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा तो 60 बराबर हो जाएगा x² माइनस 7x। पूरे वैल्यू को एक साथ में लेकर के चलेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन हमको मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 12x प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, यहाँ से हमारा x कॉमन होगा यानी कि x माइनस 12 होगा, और प्लस 5 इसमें से कॉमन होगा यानी कि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ x माइनस 12 देख रहे हैं और x प्लस 5, तो माइनस वाला वैल्यू मान्य हो जाएगा यानी कि x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया आपका 12 आ गया। जब x बराबर 12 आ गया यानी कि लंब का लंबाई कितना हो गया 12 हो गया, और जो आधार वाली भुजा है x माइनस 12 था तो 12 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया। तो जब लंब आपका 5 हो गया, लंब 5 हो गया और आधार कितना हो गया, आधार लंब 12 हो गया, आधार 5 हो गया, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण 13 हो जाएगा। क्योंकि आपको जानकारी है कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब हमसे क्या पूछा गया, इसमें परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप यानी बाहरी माप पूछा गया है। तो बाहरी माप इसमें देखा जाए, बाहरी माप क्या हो जाएगा, 12 5 17 17 और फिर 13 17 13 क्या हो जाएगा आपका 17 और 13 30 हो जाएगा। यानी परिमाप बराबर हो गया हमारा, बाहरी माप ले लिए 12 प्लस 5 प्लस 13 बराबर 30 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, परिमाप हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है समकोण त्रिभुज का परिधि ज्ञात करें जिसकी भुजाओं का आकार 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि 2 गो भुजाएं दी गई है, एक 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसके अनुसार देखा जाए, अगर आपका लंब दिया है, आधार दिया है, तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो 256 और 144 400 हो गया। 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। तो कर्ण हमारा क्या मिल गया, 20 मिल गया। अब परिधि या परिमाप दोनों एक ही चीज होता है। तो परिमाप यानी बाहरी माप क्या हो जाएगा, 16 और 12 28 28 और 20 यानी कि परिमाप बाहरी माप हो जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 20 बराबर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया, परिमाप की लंबाई हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 को देखा जाए, 3 नंबर में दिया गया है 9 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज के भीतर बने वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। इसकी भुजाएं दे दिया गया है 40 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर। तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त बन रहा है। तो त्रिभुज के अंदर में जब वृत्त बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अंतःवृत्त। क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अंतःवृत्त। अंतःवृत्त बोलेंगे। हमको क्या निकालना है, अंतःवृत्त का त्रिज्या हमको निकालना है। अंतःवृत्त का
त्रिज्या निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, जब समकोण त्रिभुज का तीनों भुजाओं दिया रहेगा, यानी ए बी सी तीनों भुजाएं जब दी रहेगी तो अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर हो जाता है a प्लस बी माइनस सी बट्टा 2 हो जाएगा। यानी a बराबर हो जाएगा लंब, b बराबर हो जाएगा आधार और c बराबर हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लंब हो गया 40, आधार हो गया 9 और कर्ण क्या दिया गया है 41 बट्टा 2। तो 40 और 9 कितना हो जाएगा 49। जब 49 में से 41 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 बट्टा 2, यानी त्रिज्या हमारा कितना हो गया, त्रिज्या हमारा हो गया इसका 4 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी बट्टा 2 अंतःवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। परिवृत्त कहने का मतलब एक त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज दिया गया है, परिवृत्त, परि मतलब होता है बाहरी, वृत्त, परि मतलब हो गया बाहरी, यानी कि इस समकोण त्रिभुज के बाहर चारों तरफ से एक वृत्त बनाया हुआ है और इस वृत्त के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जिसकी एक भुजा 4 दी हुई है, ये 3 दी हुई है, तो ये तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समकोण है तो लंब आधार दिया है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये 5 हो गया। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या की जरूरत होगी, तो परिवृत्त का पहले त्रिज्या देख लेंगे। परिवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, परिवृत्त त्रिज्या, परिवृत्त त्रिज्या यानी कि बड़ा आर से इसको डिनोट करेंगे। तो परिवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा किसी भी समकोण त्रिभुज का परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है कर्ण वाली भुजा की आधी होती है। कर्ण वाली भुजा बोले तो ये भुजा सी की आधी होती है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 5 बट्टा 2 बोले तो हो जाएगा 2.25। आपका क्या हो गया, परिवृत्त का त्रिज्या कितना हो गया 2.5। आपका परिवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा परिवृत्त त्रिज्या, यानी कर्ण की आधी परिवृत्त की त्रिज्या होती है। अब हमसे क्या इसका पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और आर का वैल्यू 2.5 दे दिया गया है। तो 2.5 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका आंसर देख रहे हैं ऑप्शन, तो पाई में आंसर दिया, नहीं पाई का वैल्यू 22/7 हमको पुट नहीं करना है। तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 इंटू पाई, आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन बैक वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे और इसको भी हम आगे देख लेते हैं। इसका क्या होगा एक बार, समकोण त्रिभुज का परिवृत्त दिया हुआ है तो परिवृत्त पहले ये हो गया हमारा परिवृत्त, इसमें भुजा आपको दे दिया गया, ये 8 दिया है, ये 6 दिया है, तो ये तो 10 हो जाएगा। तीनों भुजा दे रखा है पहले से। और परिवृत्त का पहले हम क्या करते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो परिवृत्त त्रिज्या हो जाएगा आपका, परिवृत्त त्रिज्या यानी कि बड़ा आर बराबर हो जाएगा, कर्ण वाली भुजा की आधी होती है, सबसे बड़ी भुजा की आधी होती है, यानी कि 10/2 परिवृत्त त्रिज्या कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर परिवृत्त की त्रिज्या हो गई। अब क्या पूछा गया है, परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर और क्षेत्रफल देख रहे हैं कि पाई में दिया गया है, तो आर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 पाई, आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक अर्धवृत्त में ए और सी व्यास के सिरों को इंगित करते हैं, यानी कि एक अर्धवृत्त हम बना रहे हैं। इस अर्धवृत्त के बारे में ये कहा गया है कि इसका जो व्यास है ये ए और सी बिंदु से इंगित किया गया है और बी अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है। इस पर क्या है, इस परिधि पर कोई बिंदु एक बी ले लिया गया है, इस पर कोई बिंदु बी ले लिया गया है और क्या कहा गया है बिंदु है, तो कोण एबीसी का वैल्यू क्या होगा। तो ये देखिए
आपको लग रहा होगा कि मैंने तो टॉपिक लिया है समकोण त्रिभुज का, बट ये कहां से आ गया, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने का है। जब कोई भी अर्धवृत्त के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इस तरह से कि एक अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर कहीं भी आप एंगल जब डालिएगा, कहीं भी आप परिधि पर जब आप वहां से एंगल बनाइएगा, कहीं भी आप लीजिए, तो किसी भी अर्धवृत्त के परिधि पर बना एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो कितना डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का आपका एंगल होता है। एक अर्धवृत्त के परिधि पर बना एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर कितना मेरा एंगल हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया है? कोण ABC का मान, कोण ABC का मान ये पूछा गया है। तो 90 डिग्री का एंगल बना है, तो 90 डिग्री जब एग्जैक्ट एंगल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? उस त्रिभुज को हम लोग नाम देंगे समकोण एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? समकोण एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर में लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। तो लगातार आने वाले पूर्णांक कहने का मतलब क्रमागत रूप से, जैसे 1 है तो 2 3 4, यानी क्रम से आना चाहिए। तो पूरा समकोण त्रिभुज का जब तलाशी आप कीजिएगा तो मात्र एक ही ऐसा कंटिन्यू डिजिट मिलेगा। ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 4, हो जाएगा और 5 हो जाएगा। लगातार आने वाले पूर्णांक में उसकी भुजाओं की संख्या जब दी जाएगी तो मात्र एक ही होगा कॉम्बिनेशन उसका, 3 4 और 5 का कॉम्बिनेशन उसका 7 देगा। तो अब क्या पूछा गया है? इसका क्षेत्रफल निकालें। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कि इस समकोण का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समकोण का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2 आधार का वैल्यू 3 दिया है, ऊंचाई आपका 4 है। ये कटेगा तो 3 दूना कितना हो गया? 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी? देखिए माध्यिका की लंबाई, जो कि हमारा सबसे लास्ट टॉपिक था, जो स्टार्टिंग जो सेशन स्टार्ट कर रहे थे, तो लास्ट टॉपिक क्या था? माध्यिका। तो देखा जाए माध्यिका क्या होता है। एक समकोण त्रिभुज हमारा हो गया, समकोण हो गया। यहां पर क्या कहा गया? यदि कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई इतना 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 है तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई, तो सबसे बड़ी भुजा ये हो गई। और माध्यिका कहने का मतलब माध्यिका जो होता है बीच बिंदु पर, यानी मिड पॉइंट पर ये माध्यिका अगर यहां पर खींचते हैं तो समकोण वाली भुजा से खींचेंगे। इसका लंबाई हमको दे दिया गया है 8 दिया है, ये 6 दिया है और ये 10 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है कि माध्यिका, देखिए अगर माध्यिका यानी मध्य बिंदु पर जब कर्ण के मध्य बिंदु से जब लंब डाला जाएगा तो इसकी लंबाई क्या होगी? यानी माध्यिका की लंबाई क्या होगी? जब मध्य बिंदु से डाला जाएगा तब माध्यिका की लंबाई आपकी क्या होगी? माध्यिका की लंबाई क्या होगी? मध्य बिंदु पर, कर्ण के मध्य बिंदु से जब माध्यिका डाला जाएगा तो इसकी लंबाई जो होगी कर्ण वाली भुजा की आधी हो जाती है। यानी कि माध्यिका की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर की माध्यिका हो जाएगी। जब कर्ण के मध्य बिंदु पर माध्यिका डाला जाएगा तो कर्ण वाली भुजा की आधी लंबाई माध्यिका की लंबाई हो जाएगी। तो माध्यिका की लंबाई कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा से सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, माध्यिका मतलब मध्य बिंदु पर डाला जाता है और लंब का कोई ये निश्चित जगह नहीं रहता है कि लंब आप कहां पर डालिएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले फिगर इसका बनाते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, 12 दिया हुआ है, इसका 9 दिया हुआ और ये 15 एक समकोण त्रिभुज है।
और इसमें कह रहा है कि समकोण बनाने वाली भुजा से अगर माध्यिक इस पर कर्ण वाली सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? तो सबसे बड़ी भुजा पर लंबाई, आप ऐसा नहीं है मिड पॉइंट नहीं बोला है, बीच पॉइंट पर नहीं बोला है, माध्यिका नहीं बोला है, तो सब माध्यिका बोला रहता, यानी मध्य बिंदु पर जब डाला गया रहता तो उसका लंबाई कर्ण की आधी हो जाती है। लेकिन सिर्फ ये देगा कि समकोण वाली भुजा से जो ये लंब डाला गया है तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसकी लंब की लंबाई हो जाएगी, उसकी लंब की लंबाई जो होगी, लंब की लंबाई क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पहली भुजा गुने दूसरी भुजा, यानी लंब गुना आधार, लंब की लंबाई गुना आधार की लंबाई और बटा में हो जाएगा कर्ण की लंबाई। तो लंब की लंबाई कितना है? 12 है, कर्ण की लंबाई कितना है? 9 है, और सॉरी आधार की लंबाई कितना है? 9 है, और कर्ण की लंबाई कितनी है? 15 है। तो 5 3 से काटेंगे इसको, 3 चौका 12, 3 पाँचे 15। अब ये तो कटने वाला डिजिट है नहीं, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, यानी 36/5 कहने का मतलब 5 7 35, 1 बचा, 5 दूना का 10, यानी कि 7.2 सेंटीमीटर। ये जो लंब जो डाला गया, लंब की लंबाई क्या हो जाएगा? 7.2 सेंटीमीटर लंब की लंबाई हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो लंब डाला जाएगा, अगर कर्ण के मध्य बिंदु पर डाला गया, कर्ण के मध्य बिंदु पर अगर लंब डाला गया तो उसकी जो लंबाई होती है कर्ण की आधी हो जाती है। और जब सिर्फ ये देगा कि समकोण वाली भुजा से सबसे बड़ी भुजा पर लंब डाला गया, तो उसमें ध्यान देंगे हमेशा उस लंब की लंबाई हो जाएगा a गुना b/c, यानी लंब गुना आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा उस लंब की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसको फिगर से पहले क्लियर कर लेते हैं, फिगर से क्लियर कर लेते हैं। ये भुजाएं दे दी गई है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, सभी भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को मिला रहे हैं। तो मिलाने से ये जो त्रिभुज बना है, ये जो त्रिभुज बना है इसको छायांकित कर दे रहे हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक पूरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज था, इसको 1 2 3 अब ये 4 पार्ट में हो गया और एक भाग का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा, यहां पर आपको देख करके ही पता चल गया होगा कि इसका जो छायांकित जो भाग है, ये जो छायांकित भाग है इसका नाम दे देते हैं PQR, इसका नाम दे देते हैं, यानी PQR का जो क्षेत्रफल होगा पूरे त्रिभुज का क्या होगा? चौथाई होगा, क्योंकि इसको 4 भागों में बांट दिया गया तो उसका जो क्षेत्रफल क्या होगा? उसका चौथाई होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है किसका? PQR का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो पूरा का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और इसमें क्या करेंगे हम? 4 से इसमें भाग कर देंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मध्य भुजाओं को मिलाने से जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये हमारा सेशन क्या था? समकोण त्रिभुज से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, ये प्रश्न रेलवे, SSC और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। इस तरह से मैं आपके पास हमेशा इस तरह का कलेक्शन लाता रहूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके।